हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बेसिकली हमारे टेक्स्ट बुक्स में, या अगर हम गेट ईएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें ईएमटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ईएमटी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें हम मोस्टली 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। पहला जो होता है वो कार्टीसियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें हम जो हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्स, वाई और जेड में डिनोट करते हैं। जो दूसरा होता है वो होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स अगेन होते हैं, रो, फाई, जेड। एंड एक और जो होता है वो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर फिर से 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। अब हमें एक डाउट आता है कि हमें हमेशा 3 ही कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अभी अगर हम बात करें कि जो हमारे अराउंड जो यूनिवर्स है वो मोस्टली 3 डायमेंशंस में डिफाइंड है। अगर हम कार्टेशियन की बात करें तो हमारे पास 3 डायमेंशन, हमारा जो स्पेस है, हमारे इर्द गिर्द जो स्पेस है वो 3 डायमेंशन है। थोड़ा सा अगर आप एडवांस स्टडीज़ में पढ़ेंगे तो एक चौथा डायमेंशन भी होता है जिसको हम टाइम का डायमेंशन बोलते हैं। तो एक्चुअल अगर हम 4D स्पेस की बात करें तो उसके अंदर 3 स्पेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक टाइम का कोऑर्डिनेट होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर है, जैसे हम हैं, आप हैं, आपके बगल में रखा हुआ कोई टेबल है या आपका कोई गाड़ी है, उसको हम एटलीस्ट 4 कोऑर्डिनेट में एक टाइम पे डिफाइन करते हैं। अब जो उसमें से 3 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 3 कोऑर्डिनेट्स है वो 3 स्पेस के होते हैं और एक टाइम का होता है। अब होता क्या है, टाइम के साथ जब हम हमारा कैलकुलेशन या हमारा एनालिसिस करते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि अब आपके बगल में एक टेबल ही पड़ा हुआ है, तो देखा जाए तो उस टेबल की पोजीशन समय के साथ वेरी तो नहीं कर रही है, क्योंकि अब टेबल तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन तो वेरी नहीं कर रही होगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे एनालिसिस पर्पज़ के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम जो टाइम डायमेंशन है उसको ओमिट कर देते हैं, तो उसको कंसिडर नहीं करते। और इस कारण से जो हमारा एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसको हम 3D वेक्टर में भी बात करते हैं, तो हम 3D स्पेस में अपना एनालिसिस करते हैं। और किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हमको मेजर करने के लिए, क्योंकि वो उसका नाम इटसेल्फ इज़ 3D, क्योंकि वो कम से कम, क्योंकि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हमको 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्स, वाई, जेड। अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो रो, फाई, जेड। अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो आर, थीटा, फाई। अब तीन तीन टाइप के सिस्टम बने, क्यों बने, अब ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे सिंपल तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, हमने बचपन से यही पढ़ते आए हैं। यहाँ एक्स हो जाता है, यहाँ वाई हो जाता है, यहाँ जेड हो जाता है, क्यों, लेकिन ऐसा पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो 3 सिस्टम है, हम दुनिया के लगभग सभी सिस्टम को एक्स, वाई, जेड में डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास कोई रोक टोक नहीं है, हम फ्री हैं किसी भी एक सिस्टम को चूज़ करने के लिए। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको दूसरे सिस्टम्स में डिफाइन करना ज़्यादा बेटर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अब उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए आप एक्स निकालें, वाई निकालें और फिर जेड निकालें, तो हर पॉइंट के लिए एक्स, वाई, जेड बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा होगा। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के शेप को ही ध्यान में रखते हुए हमने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया विच इज़ सिलेंड्रिकल ईयर। अगर हम कोन की बात करें तो कोन को भी हम प्रैक्टिकली सिलेंडर के कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो हम एक्स, वाई, जेड में भी कर सकते हैं, बट सिलेंडर वाला होगा तो हमारे पास ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। सिमिलरली अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो हमारे पास जो भी स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, सर्कुलर बॉडीज़ हैं, जो 3 डायमेंशन स्पेस में हैं, उनके लिए हमारे, जैसे हमारा होल प्लानट है, हमारा अर्थ है, अगर आप अर्थ के सेंटर को ओरिजिन मान लें यहाँ पर, तो हम अर्थ को एक 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं, जिसके पास एक्स, वाई, जेड भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसके पास एक नया पॉइंट आर, थीटा भी हम आगे देखेंगे इसको कैसे डिफाइन करना है। तो अर्थ, अगर हम अर्थ के किसी पॉइंट का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास स्फेरिकल सिस्टम है जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे कंपेयर टू हमारे कार्टेशियन सिस्टम के। तो ये बेसिकली हमारे कन्वीनियंस के लिए डिज़ाइन किए गए। अब हम धीरे धीरे करके एक एक सिस्टम को जस्ट थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करेंगे। और मेन जो इस वीडियो का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कन्वर्जन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता वैसे गेट ईएमटी में, लेकिन अगर आपको मालूम होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। कन्वर्जन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल में कैसे कन्वर्ट करें एंड वाइसा वर्सा,
एंड दूसरा सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करें एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम को। कार्टेशियन सिस्टम को हमारा समझना बहुत ही आसान है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, जो कि किसी एक सिस्टम कोऑर्डिनेट, अगर हम किसी एक कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दें तो उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक्स फिक्स कर रखा है, तो अगर मेरा एक्स फिक्स है तो एक्स के बाद वाई एंड देन वाई के बाद जेड कैसे निकाला जाए। अब देखिए उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप एक कोऑर्डिनेट को फिक्स कीजिए, उसके बाद एक दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको भी फिक्स कर दीजिए। अब हो सकता है उसके बाद इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका बहुत सिंपल है। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये वाई है। अब मान लीजिए आपको ये वाला वेक्टर का नाम नहीं मालूम, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ वाई होता है कि यहाँ जेड होता है। आप कोई भी एक वेक्टर रख लीजिए। आप हो सकता है आप यहाँ पे चाहें तो जेड रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जब एक्स क्रॉस वाई का क्रॉस, मतलब एक्स और वाई का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जेड आता है। तो अगर यहाँ पे जेड था और यहाँ पे एक्स था, तो एक्स और वाई का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो जेड आता है। वाई और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट जब आता है वो एक्स आता है। जेड और एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो वाई आता है। इसको समझने का तरीका बहुत सिंपल है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये देखिए एक सीक्वेंस में चलता रहता है, एक्स से वाई, वाई से जेड और वापस जेड से एक्स। तो ये बिल्कुल हम सर्कल में घूम रहे हैं, एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, फिर इधर जाके देखिए एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई वाई जेड जेड वाई जेड, ऐसे इस तरह से हम करके एक एक पेयर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमने इसको फिक्स पहले ही कर रखा था एक्स और इसके बाद ये जेड है, तो अब यहाँ पे देखिए जेड और एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट वाई देता है। तो यहाँ पे हम एक्स और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी एक्स और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसका जो उल्टा आएगा, तो उल्टा मतलब वाई का उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस वाई। यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये माइनस वाई के बराबर होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसान। तो एक बार आपको माइनस वाई मिल गया तो आपके लिए प्लस वाई निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ कहीं वाई होगा। और अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो इधर पे एक्स था, इधर वाई था और इधर जेड था। अगर आप इस वेक्टर को रोटेट कर देंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना जो वेक्टर सिस्टम है इसको असाइन कर सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स को। सिंपल सिस्टम है, ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी हमें, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम इसे पढ़ रखा है। बट स्टिल कई लोगों को डाउट आता है कि एक्स वाई जेड कैसे असाइन करें, स्पेशली जो लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। जो थोड़े से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको दिक्कत नहीं आती है, बट स्टिल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको ये बता दिया। दूसरा होता है यूनिट वेक्टर्स। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें हम यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर्स में हमारे एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसे आई कहते हैं, वाई डायरेक्शन वाले को जे कहते हैं, जेड वाले को के कहते हैं। ये भी आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ रखा होगा। तो आगे से हम जब भी एक्स वाई जेड बनाएंगे या उसके डायरेक्शन को डिफाइन करना होगा, हम यूनिट वेक्टर्स आई जे के को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल यूनिट कार्टेशियन सिस्टम है। यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग भी बना रखी है कि अगर आप, ये आपका राइट हैंड है बेसिकली, तो अगर आप राइट हैंड में जाएँ तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अपने राइट हैंड को इस तरह से अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपका जो थंब है ये एक्स डायरेक्शन में होगा, आपकी जो फोर फिंगर है वो वाई डायरेक्शन में होगी और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो जेड डायरेक्शन में होगी। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बट एनीवे मेरे हिसाब से ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका है, आप चाहें तो वीडियो को वापस घुमा के रिवाइंड करके देख सकते हैं। ज़्यादा ईजी का तरीका है कि किस तरह से निकालना है। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है उसमें हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल सिस्टम की। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम हमारा जो है वो डिराइव तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम से ही है। अब इसमें आप देखिए सिंपल है, यहाँ पे मैंने एक्स को रखा है, यहाँ वाई को रखा है और यहाँ जेड को रखा है। तो एक्चुअल कार्टेशियन सिस्टम में ही मैं अपना सिलेंडर बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिराइव कर रहा हूँ जिसको एक्स वाई और जेड कह रहे हैं हम लोग। अब अगर एक्स वाई जेड की बात करें तो देखिए एक्स को वाई के डायरेक्शन में घुमाएं तो जेड आता है, सही बात है। अगर आप अपने राइट हैंड को यहाँ इस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन मेरे रेड कलर के इसमें मार्कर में दिख रही है, अगर आप इसको घुमाएंगे तो आपका जो थंब पॉइंट करेगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में मेरा जेड वेक्टर है। इसका मतलब है कि मैंने अपना जो सिस्टम है वो सही असाइन करके रखा है, या मैंने अपनी जो ड्राइंग्स हैं वो सही बनाई हैं। अब जो सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है उसमें अगेन 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रो फाई जेड। तो रो क्या होता है, रो जो होता है वो इस जो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका रेडियस जो है उसे हम रो कहते हैं।
ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट आपको दिख रहा होगा इसे हम रो कहते हैं, यानी जो सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस होता है उसे हम रो कहते हैं। फाई क्या होता है? फाई जो होता है एक्स एक्सिस से जो आपका पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, जो भी पॉइंट है, तो जो ओरिजिन से जो वो पॉइंट के बीच में जो वेक्टर है उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल उसे हम फाई कहते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, आपके सिलेंडर के ऊपर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का जेड एक्सिस के साथ जो वेक्टर बनेगा, यानी कि सपोज ये वेक्टर है मान लीजिए, तो इस वेक्टर का जेड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा होगा, ये एंगल, तो इस एंगल को हम फाई बोलेंगे। ये जो कि मैंने डिफाइन करके रखा है, रो देखिए, रो बेसिकली मैंने बना के रखा है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, फाई जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है, और जेड जो है चाहे वो कार्टेशियन सिस्टम हो चाहे वो सिलेंड्रिकल सिस्टम हो, दोनों में सेम रहता है, यानी कि कार्टेशियन में भी जेड में हम ऊपर की तरफ ही मूव करेंगे और सिलेंड्रिकल सिस्टम में भी हम ऊपर की तरफ ही मूव करेंगे। तो अब हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में डिराइव करके देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो x इज इक्वल टू रो कॉस फाई लिखा है। कैसे? अगर आप इस रो को ये जो r है, ये आपका जो रेडियस है, इसका जो कंपोनेंट है अगर आप x डायरेक्शन में लेना चाहें तो वो कैसे आएगा भाई? कॉस फाई, भाई ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबने बचपन में, तो x इज इक्वल टू वॉट? रो कॉस फाई, जो कि मैंने वही लिख रखा है। उसी तरीके से y डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो y इज इक्वल टू रो साइन फाई, ठीक है, और z इज इक्वल टू z, तो z में कोई चेंज नहीं आता हमेशा। तो एक बार अगर आपने एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन और रो फाई जेड के बीच में रिलेशन निकाल लिया, इसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी आराम से कर लेंगे। अब अगर आप मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो इधर में जो कॉस स्क्वायर फाई है और इधर जो साइन स्क्वायर फाई है, ये स्क्वायर ऐड होके 1 हो जाएगा, और राइट साइड में केवल रो स्क्वायर बचेगा। तो रो स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपको एक्स और वाई दिए हैं तो आप वहाँ से रो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से मेरे को रो को एलिमिनेट करना है, तो रो को एलिमिनेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो वही मैंने यहाँ किया है। यहाँ आ जाएगा साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई। साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई कितना होता है? टेन फाई इज इक्वल टू वॉट? वाई बाई एक्स। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, देखिए, टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, दैट इज फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और जेड तो जेड के बराबर ही होता है, तो वहाँ तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 5 रिलेशन बड़े आराम से हम डिराइव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको ये ड्राइंग बनानी आती हो। अब एग्ज़ाम में आप बार बार ड्राइंग तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि कितना टाइम होता नहीं है, तो आप बेसिकली ये चीज़ याद रख सकते हैं। ये याद रखना बड़ा ही आसान है। फाई जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल होता है रेडियल वेक्टर का। इसका मतलब है वहाँ पे कॉस आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एंगल बनाया होता है, और जो एंगल उस एक्सिस से टच हो रहा होता है उसके साथ हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉस यूज़ करते हैं। और जो एंगल एडजेसेंट टू फाई होता है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस फाई है। तो अगर आप इससे बात करें तो आप कॉस 90 माइनस फाई भी साइन फाई के बराबर होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई। तो इतना अगर हमको समझ में आ गया तो उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हमें क्या करना है, सपोज़ आपके पास एक्स वाई और जेड में आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल वो वेक्टर कुछ इस तरह से दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। अब इस वेक्टर को आपको सिलेंड्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज सिलेंड्रिकल सिस्टम? ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड। तो अगर मैं ऊपर वाले सिस्टम यानी कार्टेशियन सिस्टम को अगर मैं सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे एक मैट्रिक्स लगता है जिसे हम कन्वर्जन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये दो कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, पर कई बच्चों को याद नहीं होता कि कहाँ कॉस आएगा कहाँ साइन आएगा। तो उसको याद करने का मैं एक तरीका सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, जो कि आप देखिएगा। तो लेट्स सी, अब आपने ये चीज़ यहाँ पे देखिए एक बार। तो x इज इक्वल टू रो कॉस फाई लिख रखा है, y इज इक्वल टू रो साइन फाई लिख रखा है, z इज इक्वल टू जेड लिख रखा है। पहले क्या आता है? कॉस फाई। x के वैल्यू में क्या आता है? कॉस फाई। y के वैल्यू में क्या आता है? साइन फाई। और z इज इक्वल टू जेड। तो वही चीज़ अब मैं यहाँ करूँगा। देखिए, यहाँ पहले x है, यहाँ y है, z है। तो x के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? कॉस फाई। y के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? साइन फाई। और z के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? बताइए, 0।
इसको मैं अब लिखना शुरू करता हूँ, कॉस फाई साइन फाई 0, करेक्ट। अब ये एक हमने एक रो कंप्लीट कर ली अपनी। अब इसके नीचे वाली रो को फिल करने में बहुत लोगों को डाउट आता है कि यहाँ माइनस कॉस आएगा कि माइनस साइन आएगा। तो एक चीज़ तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है। आपको याद रखने के लिए सिंपली क्या करना है, जब आप सेकेंड रो में जाएंगे इसी रो को डिफरेंशिएट कर दीजिए फाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ एक ही तो वेरिएबल है, फाई एक वेरिएबल है, देखिए कॉस फाई साइन फाई 0, आप इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेट्स डिफरेंशिएट इट। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन फाई। साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस फाई। 0 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। कंप्लीट कैसे हो गई, अभी वैसे थर्ड रो बची है लेकिन उसको फिल करना बहुत ही आसान है। अगर आप फिलहाल के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को देखिए तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कॉस स्क्वायर फाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस साइन स्क्वायर फाई, और दिस विल बी माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लें, यानी इस को फैक्टर, ये बेसिकली एक जो 2/2 का एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है, ये को फैक्टर है किसका, इस एलिमेंट का। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर फाई माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई माइनस माइनस साइन स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, विच विल बी इक्वल टू 1। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसको अभी हटा देते हैं कि इसका डिटरमिनेंट 1 होता है। अब थर्ड रो लिखना बड़ा ही आसान है। थर्ड रो के लिए कौन सा कलर यूज़ करें, चलिए देखते हैं। इसको भी हटा देते हैं, ये भी ठीक है। अब पहला एलिमेंट क्या था, कॉस फाई। क्यों, क्योंकि एक्स है तो पहले एक्स के साथ कॉस फाई आता है, वाई के साथ साइन फाई आता है, और जेड के साथ 0 आता है। सिमिलरली फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया तो सेकंड रो आ गई। अब सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करना है क्या, नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, इस जो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स हैं 0 और 0, इन्हीं को उठा के कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, 0 0। लेकिन अब तीसरा अगर एलिमेंट यहाँ पे आपने 0 कर दिया तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते, है ना। यानी कि पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 रखनी है, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 रखने के लिए एक ही बेस्ट तरीका है, मैं इस वैल्यू को 1 फिट कर दूँ, बस। ये मेरा मैट्रिक्स कन्वर्जन मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। तो अब क्योंकि अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल लिया है, तो अब उसके बाद अगर आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हों या एक्स वाई जेड एलिमेंट्स दिए हों किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के, आप उसमें अंदर ये और आपको फाई दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में, जब आपको कन्वर्जन करने के लिए कहेगा आपको फाई दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा, आप निकाल सकते हैं। तो आप एक्स वाई जेड और फाई के साथ, या आप फाई ऊपर वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से, यहाँ से फाई भी निकाल सकते हैं। तो आप बड़े आराम से उसको आप अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर उल्टा करना, तो उल्टा करने का मतलब है आपको इस तरफ में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है और आपको उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या आप वापस से नया मैट्रिक्स याद करेंगे, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है, इस मैट्रिक्स को उठा के इक्वल टू के इस तरफ ले जाना है। इक्वल टू के इस तरफ ले जाने का क्या तरीका है, इस पूरे मैट्रिक्स का इन्वर्स करना। इस पूरे मैट्रिक्स का इन्वर्स करना बड़ा ही आसान है, ज़्यादा एलिमेंट्स तो हैं भी नहीं इसके अंदर, बस आप कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू पुट करें और आपका पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। उसका इन्वर्स लेना भी मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स तो इसमें 1 ही है और डिटर्मिनेंट भी 1 है। तो आपको जो डिवाइड करेंगे तो आपको 1 डिवाइड करना होगा, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे -1 यानी इन्वर्स की प्रॉपर्टी करके रखी हुई है। तो बेसिकली यही का यही मैट्रिक्स मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यानी कि यही का यही मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट, बस यही है। इतना ही हमको इस पढ़ना है सिलेंड्रिकल सिस्टम में। अब इतना अगर आपको आ गया है तो आप किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में से कुछ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, मेरा मकसद सिर्फ आपको ये याद कराने का था, इसको याद कैसे किया जाए। ऑल्दो बहुत बड़ा मैट्रिक्स नहीं है, बट सिर्फ याद करने का एक तरीका होना चाहिए किस तरह से उसको याद किया जाए, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए अब थर्ड सिस्टम में चलते हैं। थर्ड सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू पहले 2 सिस्टम्स के।
अब थर्ड सिस्टम में भी देखिए मैंने वही चीज़ बना रखी है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो पहले थे वही रखे हैं, जैसे कि जो सिलेंड्रिकल में थे, एक्स यहाँ रखा है, वाई यहाँ रखा है, जेड यहाँ रखा है, तो सिस्टम तो वही है। अब लेकिन मैंने जो मेरा नया फिगर है वो स्फेरिकल सिस्टम है। तो स्फेरिकल सिस्टम में बेसिकली अगर एक स्फीयर है तो स्फीयर का कुछ रेडियस होगा। अब सिलेंडर के रेडियस को भी आर कहेंगे और स्फीयर के रेडियस को भी आर कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं स्फीयर के रेडियस को आर कहता हूँ, वही जो सिलेंडर का रेडियस होता है उसको रो कहता हूँ। जस्ट क्यों, ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। बट कई बुक्स में आपको सिलेंडर के सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो रेडियस रहेगा उसको भी आर दिया रहेगा, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों रेडियस ही होते हैं। लेकिन स्फेरिकल सिस्टम में तो एक ही रेडियस होता है। स्फेरिकल रेडियस क्या होता है भाई, एक स्फीयर का रेडियस क्या होगा, उस स्फीयर के पॉइंट पे सेंटर से मेजर किया हुआ जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, जो उसको हम आर बोल रहे हैं। अब बाकी जो दो एंगल्स हैं यहाँ पे बेसिकली एक, अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखने लायक हमको क्या मिली है पता है, कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, वहाँ पे लेंथ और एंगल, ये दो चीज़ें एटलीस्ट पता होनी चाहिए हमें। यानी या तो एक लेंथ दो एंगल हो, एक लेंथ दो एंगल हो, या फिर दो लेंथ एक एंगल हो, या फिर तीनों लेंथ हो। तो अब अगर कार्टेशियन सिस्टम की बात करें एक्स वाई जेड, उसमें तीनों लेंथ होती हैं। वही अगर हम सिलेंडर की बात करें तो उसमें दो लेंथ्स होती हैं, कौन कौन सी, रो और जेड, और एक एंगल होता है कौन सा, फाई। और वही अगर हम थर्ड सिस्टम की बात करें स्फेरिकल सिस्टम की, तो यहाँ एक लेंथ है और दो एंगल है। यानी हमारे पास इन दोनों में से कोई सी, इन तीनों में कोई भी अगर एक केस हो तो यानी हम एक नया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। एनीवे, अब हम स्फेरिकल सिस्टम की तरफ चलते हैं। स्फेरिकल सिस्टम में जो हमारे पास रेडियस होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है। अगला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा होगा थीटा। अब थीटा क्या होता है, तो जो हमारा आर वेक्टर होता है ना, उस आर वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ मेजर किया हुआ एंगल को हम थीटा बोलते हैं। देख लीजिए ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, मैं ऐसे बना देता हूँ, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। यानी कि जो आर वेक्टर है उसका जेड के साथ बनाए गए एंगल को हम हमेशा थीटा बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने जेड के साथ उसका एंगल बनाया है तो उसके दो प्रोजेक्शंस आएंगे। कैसे, एक तो जेड पे ही आएगा भाई, देखिए एक तो जेड पे ही आएगा, एक जो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आएगा जेड पे उसको क्या बोलेंगे, आर कॉस थीटा, करेक्ट। और दूसरा जो वेक्टर का प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा इस एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि यहाँ पे हमने दो एंगल्स ले रखे हैं। तो एक एंगल जो है हमारा फर्स्ट जेड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, मतलब एक प्रोजेक्शन जेड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और जो दूसरा प्रोजेक्शन उसका आ रहा है वो आ रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर अंदर। तो ये जो प्लेन है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से सर्कल बना रखा है। ये सर्कल जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर अवेलेबल है। यानी ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज़ अ प्लेन और इज़ अ सरफेस लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं इस आर की बात करूँ तो ये जो आर है, ये जो एंगल थीटा बना रहा है ये जेड के साथ बना रहा है, तो आर कॉस थीटा जो होगा जेड की तरफ हो जाएगा, और जो आर साइन थीटा होगा वो एक्स वाई प्लेन के अंदर एंगल होगा। यानी कि जो ये वाली लाइन है, जो कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। अब एक बार एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको आर साइन थीटा मिल गया। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर जो रेडियस होता है उसको हम रो कहा करते थे। याद कीजिए हमने सिलेंडर में पढ़ रखा था कि जो एक्स वाई प्लेन होता है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, देखिए इस एक्स वाई प्लेन में जो रेडियस होता है उसे हम रो कहते हैं। अच्छा, वो दोनों रो सेम नहीं है, पर एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि एक्स वाई प्लेन में जो किसी भी सर्कल का रेडियस होता है वहाँ से हम एक्स वाई को आराम से निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ निकाल रखी, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी आर साइन थीटा। तो यानी आर साइन थीटा एक्स वाई में फिक्स रहने वाला है। तो अगर हम, अब मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे देखिए एक्स मतलब क्या, आर, नीचे आइए साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा। अब इस साइन थीटा का इस एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल क्या है, आर साइन थीटा का, ये फाई एंगल है। यही फाई एंगल हमारा जो होता था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी होता था, एक्स के साथ मेजर करते थे जिस एंगल को। तो यानी कि इस लाइन की वैल्यू है आर साइन थीटा, और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, फाई। यानी कि एक्स एक्सिस पे इस रेडियस का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर साइन थीटा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, और एक और टर्म जो एडिशनल टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा कॉस फाई के बराबर, ये जो कॉस फाई हमने यहाँ पे रखा है। यानी x विल बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा तो होना ही है, देखिए क्योंकि वो तो एक्स वाई प्लेन में, पहले हम इसको स्टेप 1 क्या था, हम इसको एक्स वाई प्लेन में उतार के लाए,
क्योंकि हमारा जो 3 डायमेंशन स्पेस में हमारा एक वेक्टर था, हम सबसे पहले उसको एक्स वाई प्लेन में उतार के आए जिसका वैल्यू थी आर साइन थीटा, और फिर एक्स वाई के बाद उसको वापस एक्स में भी लाना पड़ा। तो यानी पहले एक्स वाई में गए, वहाँ से एक्स में गए। तो एक्स में जाना तरीका बड़ा आसान है, कॉस हमेशा एक्स के साथ हमेशा कॉस आता है, तो आर साइन थीटा कॉस फाई। अब वाई में जाना होगा तो साइन कर देंगे, तो वाई में जाएंगे तो आर साइन थीटा और साइन फाई। यानी ये दोनों सिस्टम याद करना बड़ा ही आसान हो गया कि आर साइन थीटा मतलब एक्स वाई में उतारिए, और साइन फाई या कॉस फाई करिए कब, जब कॉस फाई के लिए एक्स है और साइन फाई के लिए वाई है। अब जो जेड वाली की हम बात करते हैं, जेड में आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, जो अगर आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि जब इस आर को सीधे जेड एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो सीधा सीधा उतर के आएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड। बड़े आराम से निकल के आ गया ये। इसका मतलब है हमने एक्स वाई जेड आर थीटा फाई के बीच में कुछ रिलेशंस निकाल लिए हैं यहाँ पे। ये रिलेशन हमको अगर एक बार हम डायग्राम को ध्यान से वापस से आप वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको याद आराम से एक समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैंने ये एक्स वाई जेड इन तीनों को आर थीटा और फाई के बीच के टर्म्स में डिफाइन किया है। अब मुझे उल्टा करना हुआ, यानी कि मेरे को अगर आर को एक्स वाई जेड के टर्म्स में डिफाइन करना है तो कैसे करूँगा, उसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का भी स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई मिलके 1 हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन लेने के बाद। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस विल बी कमिंग एज आर इक्वल टू एक्स वाई जेड। और ये यहाँ से देख के भी सिंपल पता चल रहा है, आर की वैल्यू 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाई है। ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है। अगर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर को एक रेडियस ऑफ अ स्फीयर है और अगर वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो उसकी वैल्यू यही तो आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर एक 3 डायमेंशन सिस्टम में डिफाइन करें तो रेडियस ऑफ स्फीयर यही तो होता है। अगर सर्कल की बात करें तो केवल एक्स वाई तक रहता है, अगर स्फीयर की बात करें तो जेड वाला टर्म और ऐड हो जाता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। फिर थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिए तो यहाँ से कॉस फाई और साइन फाई स्क्वायर होके टर्म होके 1 हो जाएगा, जो कि एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा आर साइन फाई। तो थीटा आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा विल बी इज इक्वल टू वॉट, या सॉरी आर विल बी इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो इस पूरे का अंडर रूट। वही चीज़ यहाँ पे मैंने कर रही है, थीटा विल बी इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि ये जो कॉस है ये भी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई जेड। अब ठीक उसी तरह से अगर आप ट्राई कर सकते हैं फाई निकालना तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, डिवाइड करेंगे इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर साइन थीटा बचेगा क्या, साइन फाई अपॉन कॉस फाई विच विल बी इक्वल टू वॉट, tan फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। यही चीज़ मैंने यहाँ पे निकाली है। ठीक है, अब जल्दी से इसका कोऑर्डिनेट कन्वर्जन सिस्टम भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कन्वर्जन सिस्टम हमने सिलेंडर का कैसे याद किया था, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए आप कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है, एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता था, हम सबसे पहले अपने वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में उतारते थे। तो एक्स वाई प्लेन में उतारने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, हमको साइन थीटा लिखना पड़ता था, करेक्ट। तो हम सबसे पहले तो साइन थीटा दोनों में लिख लेते हैं, करेक्ट है ना भाई, साइन थीटा लिख लीजिए। अब जब हमको एक्स में कन्वर्ट करना है तो पहला वेक्टर इज साइन थीटा, और जब एक्स में कन्वर्ट करना है तो कॉस फाई, फिर जब वाई में कन्वर्ट करना है तो साइन फाई। ठीक है, और जब जेड में कन्वर्ट करना है तो यही साइन थीटा क्या बन जाता था, कॉस थीटा, क्योंकि हम उनको जेड में उतारना है। यहाँ देखिए यही चीज़ तो हमने करी है। यानी आप अगर एक्स वाई जेड को भी देखें तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी करी है। पहला एलिमेंट लिखा है साइन थीटा कॉस फाई, दूसरा लिखा है साइन थीटा साइन फाई, तीसरा लिखा है कॉस थीटा। देखिए आप, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो पहली रो तो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो को कंप्लीट कैसे करें, तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है। सिलेंडर में आते हमने क्या किया था, पहली रो का डिफरेंशिएशन कर दिया था, लेकिन उस टाइम में हमारे पास एक ही एलिमेंट या एक ही वेरिएबल प्रेजेंट था, पर यहाँ तो दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, थीटा और फाई। तो किसको डिफरेंशिएट करें, थीटा को करें, फाई को करें, या थीटा और फाई दोनों को करें। जवाब है केवल एक ही वेरिएबल को करना है।
और किस वेरिएबल को करेंगे भाई, अगर आप इस सिस्टम को देखें स्फेरिकल सिस्टम है तो दिस विल बी आर थीटा फाई। तो अगर फर्स्ट रो मेरी पहली कंप्लीट हो चुकी है तो मेरे पास अगला कोऑर्डिनेट कौन सा आता है, थीटा। तो अगर आप यहाँ पे आके थीटा को डिफ्रेंशिएट करिए, तो थीटा को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करिए कॉस थीटा, और कॉस फाई वैसा का वैसा कॉपी कर दीजिए, कोई सोचने वाली काम है ही नहीं। इस साइन थीटा को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा, और साइन फाई तो वही रहेगा। फिर इस कॉस थीटा को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, माइनस साइन थीटा, ख़त्म। अब इसी तरह हमारी सेकेंड रो भी बन गई। अब थर्ड रो आना है, थर्ड रो अगेन हमारे पास ये यहाँ पे पिछले उसमें हमने क्या किया था, डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, सिलेंड्रिकल में डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, बिकॉज डिफ्रेंशिएट करते तो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो सिलेंड्रिकल वाला कहाँ गया, हाँ, अगर हम इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करते, अगर हम इस रो को वापस से डिफ्रेंशिएट करते तो हमारी पहली रो ही आ जाती, पहली रो आ जाती, इसका मतलब क्या है, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो जाता, जो कि हम नहीं चाहते, यानी दोबारा डिफ्रेंशिएट तो नहीं करना है। तो अब क्या करें, यहाँ तो आर हो गया, आर वाला रो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई मेरी, देखिए फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली। फर्स्ट रो में थीटा वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दिया, थीटा वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो सेकेंड रो आ गई। अब थर्ड रो में क्या करूँगा, वेरी गुड, फाइव वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो फाइव वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, केवल फाइव वाले को करूँगा तो कॉस फाइव का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन फाइव, साइन फाइव का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस फाइव, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाइव कितना होता है, भाई थीटा में तो यहाँ कोई फाइव टर्म है ही नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। बस ये आपका मैट्रिक्स ख़त्म। अब आपको इसके ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से लिखा, देखिए पहले साइन थीटा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, पहले एक्स वाई प्लेन में उतार रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है एक्स वाई जेड, तो पहले साइन थीटा लिखा और फिर एंड में कॉस थीटा लिखा। क्यों, क्योंकि ये एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है, ये जेड के लिए होता है। फिर एक्स वाई के अंदर भी एक्स पहले आता है, तो एक्स जहाँ होगा वहाँ कॉस फाई होगा, फिर जहाँ वाई होगा वहाँ साइन फाई होगा, और जेड के लिए कोई चेंज ही नहीं, क्योंकि जेड के लिए डायरेक्टली कॉस थीटा लिखा जाता है। अब पहली रो को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके टर्म में, सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट के टर्म में। सो सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, थीटा का कोऑर्डिनेट है, तो उसको हमको थीटा के टर्म में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो कॉस थीटा एक्चुअली पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है, बट जस्ट मैम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पार्शियली वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इसी तरह से मैंने सेकेंड रो भी भर दी। अब थर्ड रो में भरने के लिए पूरे सेकेंड रो के एलिमेंट्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, केवल उन टर्म्स का किया जो फाइव में आते हैं। तो कॉस फाइव का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन फाइव, साइन फाइव का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाइव, और यहाँ कोई फाइव का टर्म नहीं है तो आंसर ज़ीरो। यानी एक बार मेरा एलिमेंट्स आ गए तो अब उसके बाद मेरे को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे कन्वर्जन एलिमेंट्स आ गए। अब ये तो थे कब, जब आपको एक्स वाई जेड सिस्टम दिया हो और आपको रो फाइव जेड में सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से रो फाइव जेड ही लिख रखा है, ये एक्चुअली होगा आर थीटा एंड फाइव। एनीवे, तो एक्स वाई जेड सिस्टम अगर आपको दिया हुआ है तो आप आर थीटा फाइव में अपना एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब अगर आपको आर थीटा फाइव में दिया है और आपको एक्स वाई जेड में निकालना है, तो पहले हमने क्या किया था, सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कर लिया था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, पहले इन्वर्स करके रखा है यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, अपना मैट्रिक्स जाके चिपका देना है। तो अगर आपको थीटा फाइव वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में हमेशा दी होगी, नहीं दी होगी तो आप निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका कहाँ है, ये है आपका निकालने का तरीका, या तो ये दिया होगा इस तरीके से निकाल सकते हैं या इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आर थीटा फाइव आ जाएगा, आप जैसे ही उसको आर थीटा फाइव में कन्वर्ट करेंगे आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है। आई होप थोड़ा लंबा तो हो गया होगा वैसे ये, लेकिन आई एम ट्राइंग कि इससे कम में वैसे नहीं हो पाता। अगला वीडियो जो बनाऊंगा मैं वो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्ल पे बनाऊंगा, जिसमें उसको कैसे याद करें, उसको याद करने की ट्रिक क्या है उस पर बनाऊंगा। बट फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। तो अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।